हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। और ये स्विमिंग का एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है जिसमें स्विमिंग से रिलेटेड आप हर एक वो चीज़ जानोगे जो एक बिगनर को या एक लर्नर को फर्स्ट डे में हेल्प करती है। फर्स्ट डे क्या, ये वीडियो ऐसा होगा कि इसको आप पार्ट वाइज भी डिवाइड कर सकते हो। मतलब इसमें डे 1 से लेकर एक बिगनर को स्विमिंग नहीं आती है और जब तक उसको स्विमिंग नहीं आ जाती है तब तक उसको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आई थिंक 30 मिनट्स तक भी हो सकती है ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अलग अलग पार्ट्स ना देखना पड़े, एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए रिगार्डिंग टैनिंग इशू जो होता है, ठीक, और फुल बॉडी कॉस्ट्यूम, गॉगल्स, कैप, ठीक है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, किकिंग का जो प्रॉब्लम होती है, बबल्स की जो बॉडी को कैसे बैलेंस करना है, पूल में कैसे वॉक करना है फर्स्ट डे, एंड फेस को कैसे डिप करना है, नोज़ में पानी जाता है उसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है, वॉल पुश कैसे करना है, वॉल पुश के बाद किकिंग कैसे करना है, उसके बाद हैंड मूवमेंट कैसे करना है। मतलब स्क्रीन पे आप सारी इन्फॉर्मेशन देख लो इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ। तो स्क्रीन पे आप एक ओवरव्यू देख लो और मैं टाइम लैप्स एंड मैं टाइम स्टैम्प्स भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जैसे क्लिक करोगे तो आप सीधे उस पार्ट पे चले जाओगे। मान लो आपको किकिंग आती है, आपको हैंड मूवमेंट या ब्रीथिंग में दिक्कत आ रही है, तो आप ब्रीथिंग वाले पार्ट पे जैसे टैप करोगे, क्लिक करोगे तो फिर आप सीधे उस पार्ट पे चले जाओगे, आपको वीडियो में खोजना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है। सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में डालना और इसको तैयार करना काफ़ी मेहनत लग जाती है, तो फिर आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर देना। और जो लोग भी नए हैं, जो लोग भी स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है या जो भी टेक्निक्स या टिप्स की वीडियो अपलोड होगी वो आपको ईजिली मिलती रहे एंड आप अपनी स्विमिंग अच्छे तरीके से कर पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप पूल में एडमिशन लेते हो तो फिर आप जब पूल में एंटर करते हो और अपना फर्स्ट क्लास लेने वाले होते हो तो फिर आपको 3S का ध्यान देना होता है। और ये 3S आपको थ्रू आउट आपकी जो जर्नी रहेगी स्विमिंग सीखने की, उसमें इसको फॉलो करना है। तो वो 3S क्या क्या है? 3S है स्ट्रेचिंग, सनस्क्रीन एंड शॉवर। ठीक, स्ट्रेचिंग क्यों करना होता है? स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, मसल्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है। आपने सुना होगा कि स्विमर्स की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, तो स्विमिंग करने से उतना फ्लेक्सिबल नहीं होती जितना ड्राई लैंड में स्ट्रेचिंग करने से होती है। तो ड्राई लैंड में स्ट्रेचिंग करना होता है ताकि मसल्स थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, स्ट्रेच हो जाए, और जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो बॉडी में प्रॉपर तरीके से हो। अगर बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर तरीके से होगा तो फिर आप अपनी क्लास अच्छे तरीके से कर पाओगे, क्योंकि सारे आपके बॉडी के पार्ट्स अच्छे तरीके से काम करेंगे। अब सनस्क्रीन क्यों? और सनस्क्रीन वो भी वाटर प्रूफ सनस्क्रीन, क्योंकि काफ़ी देखिए जैसे ये ओपन पूल है, ठीक, तो ओपन पूल में क्या होता है, सन रेज डायरेक्ट पानी पे पड़ती है और आपके स्किन पे भी पड़ती है। और जो लोग साइंस से होंगे उनको पता होगा कि पानी पे जब सन रेज पड़ती है तो पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो एज अ लेंस काम करते हैं। तो फिर वो क्या होता है, वो आपकी स्किन को भी डैमेज करता है। और सन प्लस क्लोरीन प्लस डायरेक्टली स्किन पे पड़ रही है सन रेज, तो फिर वो टैनिंग आ ही जाती है। तो उस टैनिंग को कम करने के लिए, ठीक है, मैं इस वर्ड को ऐसा नहीं बोलूँगा कि सनस्क्रीन आपकी टैनिंग को एकदम ही ख़त्म कर देगी, नहीं, वो टैनिंग की प्रॉब्लम को कम कर देगी। आपकी बॉडी पे टैनिंग जो होगी स्विमिंग सीखते वक्त वो कम हो जाएगी, एकदम से ख़त्म नहीं होगी। तो अगर कोई ये बोलता है कि आप ये सनस्क्रीन ले लो, ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो और इससे टैनिंग एकदम ही ज़ीरो हो जाएगी, तो वो झूठ बोल रहा है। स्विमिंग करने से टैनिंग आती है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सनस्क्रीन एंड दूसरा ऑप्शन है कि फुल बॉडी कॉस्ट्यूम आप पहनो। तो फिर उससे क्या होगा कि सनरेज आपके बॉडी पे डायरेक्टली नहीं पड़ेगी, आपके कॉस्ट्यूम पे होगी, तो फिर उससे क्या होगा कि टैनिंग कम हो जाएगी। तो सनस्क्रीन का आपको बेनिफिट पता चल गया कि क्यों यूज़ करना है सनस्क्रीन, वो भी वाटरप्रूफ सनस्क्रीन। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करता हूँ, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके उसको डायरेक्टली देख सकते हो, परचेज़ भी कर सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो। कॉस्ट्यूम कौन सी मैं यूज़ करता हूँ, अगर मुझे टैनिंग कम करनी है तो फिर मैं फुल बॉडी कॉस्ट्यूम यूज़ करता हूँ, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक, ये दो चीज़ हो गया। थर्ड चीज़ है शॉवर। ठीक है, आपको पानी में उतरने से पहले बॉडी को अच्छे से वॉश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ट्रैवल करके आते हो, आपकी बॉडी पर डस्ट वगैरह रहता है, स्वेटिंग रहती है, ठीक है, तो फिर पानी में अगर आप डायरेक्टली उतरोगे तो फिर वो डस्ट, वो स्वेटिंग पानी में मिक्स हो जाएगी एंड कहीं ना कहीं वो हाइजीन को इफ़ेक्ट करेगी।
तो फिर जब आप प्रॉपर्ली शावर ले लेते हो तो फिर वो आपकी बॉडी से वॉश हो जाती है एंड आपकी बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है। देन उसके बाद आप जब पानी में उतरोगे तो फिर आप हाइजीन को कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखोगे। तो इन 3S को आप लोग फॉलो करिएगा। ये 3S बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्विमिंग सीखते वक्त, ठीक है। चाहे आप डे 1 हो, चाहे आपका लास्ट डे हो क्लास का, लेकिन आपको इन 3S को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अब इस वीडियो के हम लोग पार्ट 2 पर आ गए हैं। पार्ट 2 है कि आपने 3S को फॉलो किया, अब आप पूल में एंटर करने जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा कि अगर आपको पूल की डेप्थ की नॉलेज नहीं है तो फिर खुद से एंटर नहीं करना है। आप वहाँ पे जो लाइफ गार्ड हैं या वहाँ के ट्रेनर हैं उनसे पहले पूल की इन्फॉर्मेशन ले लो कि सर किस जगह पे डेप्थ ज़्यादा है, किस जगह पे सेफ़ है, किस जगह पे मैं उतर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला दिन है, ठीक है। इसमें शर्माना नहीं है कि मैं सर से कैसे पूछूं, मेरा तो पहला दिन है, मैं क्या बोलूँगा, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ का सवाल है। अगर आप गलत डेप्थ पे उतर जाते हो और वहाँ पे मान लो लाइफ गार्ड या ट्रेनर उतने एक्टिव नहीं है तो फिर आपके साथ हादसा हो सकता है। तो फिर आपको वहाँ प्रॉपरली वहाँ पूछ लेना पड़ेगा, ठीक। पूछ के एक बार आपको क्लियर हो जाएगा किस जगह पर उतरना सेफ़ है, आप उस तरफ बढ़ते हो, ठीक। अब वहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। जैसे एक तो होता है लैडर, होता है इस तरीके का, जैसे आप देख रहे हो ना लोहे का लैडर, उस तरीके का होता है। जैसे ये सामने आप देख रहे हो ना, इस तरह का लैडर होता है, या सीढ़ी बनी होती है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो सीढ़ी, ठीक उस तरीके का बना होता है। तो आपको उसका यूज़ करके उतरना होता है। चीज़ और जो पूल की डेप्थ होती है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि अरे ये तो बहुत कम डेप्थ है, बहुत ही कम डेप्थ लग रही है, लेकिन ये डेप्थ 4.6 फीट है। तो इसका सबसे बेस्ट मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ कि जो आप पूल देख रहे हो अभी, उस पूल में आप जो टाइल्स देखो स्क्वायर शेप में है, जो पानी के ऊपर वाला पार्ट है वो स्क्वायर शेप में है, और जो जहाँ से पानी स्टार्ट हुआ है वहाँ पे देखो वो रेक्टेंगल शेप में हो गया, छोटा लग रहा है वो, लेकिन वो टाइल्स उतनी ही बड़ी है, मतलब वो स्क्वायर शेप ही नीचे भी है, लेकिन वाटर के रिफ्रैक्शन के कारण, अब रिफ्रैक्शन थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन आप उसको ऐसा समझो, जो चीज़ पानी में होती है वो थोड़ी सी उठी हुई लगती है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे डेप्थ अगर 4.5 फीट है तो ये डेप्थ हल्का सा उठा हुआ लग रहा है, तो ये बहुत छोटी डिस्टेंस लग रही है कि बहुत छोटा सा डेप्थ है, यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ नहीं है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो। तो जो आपको डेप्थ दिख रही है वो उतनी डेप्थ होती नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा ही होती है, आप ऐसा मान के चलना। तो जब आप सीढ़ी लैडर से उतरोगे तो फिर आपको आप थोड़ा पैनिक कर सकते हो। तो इसीलिए एक एक स्टेप बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही स्लो तरीके से उतर के डेप्थ को मेज़र करते हुए आपको उतरना है, और डेप्थ के इल्यूज़न में नहीं फंसना है। और ये इल्यूज़न सिर्फ पूल के लिए नहीं है, ये आप किसी भी ओपन वाटर में जाते हो, किसी भी वाटरफॉल के पास जाते हो, कहीं पे भी जैसे आपको अच्छा लगता है कि यार यहाँ पे बहुत कम पानी, लाओ मैं उतर जाता हूँ, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना कि वहाँ पे आपको लग रहा है कम है और वहाँ पे कोई अच्छा स्विमर स्विमिंग कर रहा है और आपको पता भी नहीं है कि वो अच्छा स्विमर है, आप अच्छे स्विमर नहीं हो, और आप उसको देख के उतर जाते हो उस पानी में, तो फिर हादसा होने का चांस 99% है वहाँ पे। तो इस इल्यूज़न को मैंने क्लियर कर दिया। देखो अब इल्यूज़न यहाँ पे भी मैं क्लियरली दिखा सकता हूँ कि उस टाइल्स को देखो, जो ऊपर वाली टाइल्स है वो प्रॉपर बड़ी लग रही है, लेकिन जो नीचे सारी टाइल्स हैं वो छोटी छोटी लग रही हैं, लेकिन नहीं, वो सारी टाइल्स इक्वल साइज़ की है, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण वो छोटी छोटी टाइल्स लग रही है, ठीक। आई थिंक इतने से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पानी में डेप्थ दिखती है वो एक्चुअल में उतनी डेप्थ होती नहीं है। और जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको तो मज़ा आ रही होगी, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ होता है रिफ्रैक्शन के कारण। तो अब चलिए चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 पर। तो देखिए, जब आप पूल में एंटर करोगे उसके बाद क्या होगा आपके साथ, आपको एक प्रेशर फील होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है जब आप पूल में उतरते हो तो फिर आपके चेस्ट तक पानी आ जाता है, यहाँ तक होता है पानी, ठीक है। आपका लंग्स भी इधर होता है, आपका हार्ट भी इधर होता है, और आपकी लगभग 70 to 80% बॉडी पानी के नीचे आ जाती है। तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि जो एयर होता है वो 800 टाइम्स लेस डेंस होता है, ठीक है। जैसे अभी अब मैं वॉक कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रेशर उतना फील नहीं हो रहा, हवा लग रही है, हवा का सेंसेशन हो रहा है। पानी में उतरूँगा, पानी क्या होगा, 800 टाइम्स डेंस होगा एयर से, तो वो उस डेंसिटी के कारण मेरे बॉडी पे प्रेशर फील होगा। तो फिर कभी कभी क्या होता है, जनरली जो बिगनर्स होते हैं वो थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं कि उनको थोड़ा अजीब लगता है, और ये नॉर्मल है, ठीक है। इससे ओवरकम ऐसे ही कर सकते हैं कि आप उस पानी में कुछ देर रहो। ऐसा नहीं है कि पानी में थोड़ा सा आपको उलझन हुआ तो फिर आप वापस ऊपर चले गए, नहीं, आप पानी में उतरो, आराम से उतरो और शैलो साइड में ही खड़े रहो कुछ देर। अगर आप वॉक नहीं करना चाहते हो तो आप खड़े रहो। जब आपकी ब्रीथ क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, आपका थोड़ा सा डर कम लगने लगेगा। देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ाना है। वो स्टेप्स क्या होते हैं,
एंड हाँ, जो स्टैंड आपको करना है, मतलब पानी में खड़े होना है, तो पानी में आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते जैसे आप नॉर्मल ज़मीन पे खड़े होते हो, अपने पूरे पैर को फ्लैट रख के नहीं, आपको टो पे खड़े होना है पानी के अंदर। टो पे खड़े होने से क्या होगा, आप इजीली बैलेंस बना ले जाओगे। तो ये एक थोड़ा छोटा सा अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना। आप पूल में जब भी वॉक करो तो टो पर रह के आप वॉक करना, तो उससे आप थोड़ा सा बैलेंस अच्छा बना लोगे। तो बॉडी कंफर्टेबल कराने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो चलना शुरू करता है तो फिर उसको हम लोग रेगुलर थोड़ा सपोर्ट के साथ क्या करवाते हैं, वॉक करवाते हैं। मतलब जो एक वॉकिंग चेयर जैसा कुछ होता है, उससे बच्चे को बैठा के कहते हैं वॉक करो। तो कहते नहीं है, मतलब इशारा करते हैं, वो वॉक करना स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो कंफर्टेबल हो जाता है उस चीज़ में। तो स्विमिंग पूल में भी आपको सैलो साइड से सैलो साइड वॉक करना है। कैसे करना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो कि आपको एक हाथ से सपोर्ट, एक हाथ आपका सपोर्ट पे रहेगा, जिससे आपकी बॉडी मान लो अगर डिसबैलेंस होती है तो आप उस सपोर्टिव हैंड से अच्छे से ग्रैब करोगे, ठीक, ताकि आपकी बॉडी डिसबैलेंस ना हो। और एक हैंड को, मतलब एक हैंड और बाकी दोनों लेग आपके फ्री होंगे, वो वाटर को फील करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए भी आपको ध्यान देना कि आपको टो पे ही अपने बॉडी को रखना है, क्योंकि आप ऐसा नहीं समझना कि टो पे रखेंगे तो सारा प्रेशर मेरे टो पे आएगा। नहीं, आप पानी में जब जाते हो तो फिर आपका जो वेट होता है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाता है। मतलब आपके टो पे बहुत ही कम प्रेशर पड़ेगा और आप इजीली उस चीज़ को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। ऐसे करते करते आपको वॉक करना है। आप मान लो 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो कि आपको कितना राउंड करना है। आपको ऐसा नहीं देखना है कि मेरे बगल वाला जो मेरे साथ जिसने एडमिशन लिया वो तो एक ही वॉक में उसका कंफर्टेबल हो गई ये बॉडी, अब मुझे भी नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर जब तक आपको नहीं लग रहा है कि मेरी बॉडी कंफर्टेबल नहीं है तब तक आपको वॉक करना है, ठीक। जब आपकी ब्रीथ कंट्रोल हो जाए, आप इजीली आपको अच्छा फील होने लगे, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आना है। तो अब बारी है आपके फर्स्ट हेड डिप की, ठीक। अभी तक आपका बॉडी 80% तक डिप थी, तो फिर आप थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे थे। अब मेन प्रेशर फील होने वाला है जब आप हेड को डिप करोगे। जब आप हेड को डिप करोगे तो फिर क्या होगा, पहली बार आपको सेंसेशन होगा कान में पानी जा रहा है, नोज़ में पानी जा रहा है, ठीक है। आँख खोल रहा हूँ तो अजीब सा लग रहा है, सर पे प्रेशर पड़ रहा है। तो ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स है ही नहीं, ये तो जनरल चीज़ है, ये तो होना ही है, क्योंकि पानी में एक्स्ट्रा प्रेशर होता ही है। और लेकिन जब आप रेगुलर क्लासेस में आओगे, रेगुलर फेस को डिप करोगे, तो आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी, आपकी बॉडी उसी तरीके से फिर बिहेव करना स्टार्ट करेगी और फिर ये चीज़ अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट डिप करना है। फर्स्ट डिप आप नोज़ को क्लिप करके भी कर सकते हो, ताकि नोज़ में पानी ना जाए, क्योंकि नोज़ में जब पानी जाता है तो पानी जाता ही सीधे आपको लगता है कि सर पे चढ़ गया है और फिर बहुत अजीब लगता है। तो नोज़ को अगर खोल के आप डिप कर रहे हो तो फिर सांस को रोक के करना है। सांस को खींचने की कोशिश या रिलीज़ करने की कोशिश नहीं करना है फर्स्ट डिप में, ठीक। आप कई बार करो जब एकदम कंफर्टेबल हो जाए बॉडी, देन उसके बाद हम लोग एक और इसी स्टेप को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। वो स्टेप है कि हम लोग अपने नोज़ से बबल्स या एयर को बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। तो पहली बार में नहीं होता, बहुत लोगों से नहीं होता। पहली बार में वो लोग ट्राई करते हैं, लेकिन इनहेल की जगह एक्सेल की जगह इनहेल हो जाता है, या फिर एक्सेल होता ही नहीं है और वो बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं कि सर हो नहीं रहा। तो देखो, इसका सिंपल से एक ट्रिक है कि आप पानी के नीचे जाओ। अगर एक्सेल हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर आप साउंड बोलना स्टार्ट करो नीचे, मतलब मुंह बंद रहेगा और जैसे आप किसी को जवाब देते हो कि चलेंगे ऐसा, तो आप नीचे जाके बोलना। और एक जब तक आप बोलोगे तब तक आप देखोगे कि नोज़ से एक कांस्टेंट पेस में बबल्स निकलना स्टार्ट होता है। आप इसको घर पे भी चेक कर सकते हो। अगर अभी आपको तुरंत चेक करना है तो आप ऐसे बोलो और आप एक फिंगर को अपने नोज़ के नीचे लगा के रखो, तो आपको थोड़ा सा वार्म एयर निकलते हुए फील होगी। तो फिर वो चीज़ ही बबल्स करने में आपको हेल्प करेगा पानी के नीचे। तो इसकी प्रैक्टिस आप करना। तो एक दिन हो सकता है कि आप वाले मेथड पे ही रहो, लेकिन एक दिन 2 दिन बाद क्या होगा कि आप बिना बोले भी बबल्स रिलीज़ कर पाओगे। एंड जब वो अगर होने लगेगा तो फिर आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको थोड़ा सा फिर मज़ा आना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब आप बबल्स बनाने लग रहे हो। तो इसके बाद इसके बाद क्या स्टेप्स होता है उसको देखते हैं। एंड आगे जाने से पहले एक कॉमन क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे चैनल पे कि सर हम लोग मुंह से बबल करें कि नोज़ से करें। तो एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, मुंह से इनहेल करना है, नोज़ से एक्सहेल करना है, ठीक है। पानी के बाहर क्या करते हो आप, नोज़ से ही इनहेल करते हो, नोज़ से एक्सहेल करते हो, लेकिन पानी के नीचे
मुंह से इनहेल, नोज से एक्सहेल। ठीक, मुंह से इनहेल क्यों करते हैं? ताकि एक क्विक टाइम में ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आ जाए। जब ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आ जाएगा तो फिर आप, जैसे मैंने पहला वीडियो की शुरुआत में बोला था कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में रहेगा उतना अच्छा आपकी मसल्स वर्क करेगी। तो इसलिए मुंह से इनहेल करना है, ठीक है, और नोज से एक्सहेल करना है, ताकि एक कांस्टेंट पेस में एयर बाहर निकले बॉडी से। अगर आप मुंह से ही एक्सहेल कर दोगे तो फिर उसमें दो दिक्कतें आएंगी। पहली दिक्कत तो बहुत ही कॉमन है कि आप जितनी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो वो बॉडी में उतना यूटिलाइज हो ही नहीं रहा है, और आप मुंह से सारा फिर एक्सहेल कर दे रहे हो। तो फिर क्या होगा कि आपको बार बार सर उठाने का या बार बार ऑक्सीजन की नीड होगी, जिससे आप बार बार सर को ऊपर करोगे। और नोज़ से क्या होता है कि नोज़ से आप कांस्टेंट पेस में जब एयर को रिलीज़ करते हो तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन प्रॉपर वे में यूटिलाइज भी हो जाती है और आप काफ़ी देर तक हेड को नीचे करते हो। दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है मुंह से एयर को रिलीज़ करने में, कि आप जब मुंह से एयर रिलीज़ करते हो तो फिर एयर किस तरफ मूव होगी? आप बताओ, पानी में एयर किधर मूव होगी? नीचे तो मूव होगी नहीं, ऊपर मूव होगी। और मुंह से जब एयर बाहर निकलती है तो आपके नोज़ के नीचे जो पानी की लेयर होती है ना, उसको वो पुश कर देती है ऊपर की ओर, क्योंकि उसको ऊपर बढ़ना है। तो ऊपर बढ़ने के लिए वो नोज़ के नीचे जो पानी है उसको पुश करेगी, और फिर चांसेस होता है कि आपके नोज़ में वो पानी चला जाए, तो उससे फिर इरिटेशन होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपको मुंह से इनहेल करना है और नोज़ से एक्सहेल करना है। नोज़ से एक्सहेल करने पे एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि जो पानी हल्का फुल्का आपके नोज़ में एंटर कर रहा होगा, तो जब आप एक्सहेल करोगे तो फिर वो बाहर आ जाएगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं, हम लोग की एंट्री हो गई है पूल में, बबल्स हो गया है, ठीक है, वॉक कर लिया है, कंफर्टेबल हो गई बॉडी। अब हम लोग चेक करना है फ्लोटिंग। ठीक, फ्लोटिंग जनरली क्या होता है कि हर इंसान की बॉडी में जो कॉम्पोजिशंस होता है मसल्स, फैट और बोन्स का, वो अलग अलग होता है। हम लोग के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन हम लोग का कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। किसी के बॉडी में हाई डेंसिटी होती है बोन्स की, किसी के बॉडी में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, किसी की बॉडी मस्कुलर होती है, और ऐसे ही अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि जिसकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा है, या ऐसा कह सकते हैं कि फ़ैट और मसल्स का रेशियो ज़्यादा है, उसकी बॉडी फ्लोट होगी। तो जो लोग भी थोड़े हेल्दी हैं, जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, अगर उनको लगता है कि यार वो स्विमिंग के लिए नहीं बने, तो ऐसा बहुत ही गलत सोच रहे हैं। मैं कितने लोगों को पहले दिन ही मैंने प्रूफ कराया है कि वो ईज़िली फ़्लोट करेंगे, और मैंने पहले दिन ही उनको 18 फीट में फ़्लोट करवा दिया है। ठीक है, उसका प्रूफ आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर भी आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक उतना प्रूफ इनफ है आप लोग को रियलाइज़ करवाने के लिए कि मोटा होना स्विमिंग के लिए गलत बात नहीं है। ठीक, बल्कि उल्टा देखें तो अच्छा ही है, क्योंकि आपकी बॉडी फ्लोट होती है। आप जब फ्लोटिंग होने लगती है तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब देखिए, जिनकी बॉडी मस्कुलर है, ठीक है, पहले दिन जब आप फ्लोटिंग करेंगे तो क्या होगा कि बॉडी या लेग वाला पार्ट ऊपर आएगा ही नहीं। ठीक, और जो लोग हेल्दी हैं थोड़ा, या जिनके लोअर बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है, उनका लेग प्रॉपरली ऊपर आ जाएगा। तो इसको चेक करना है आपको। ये आप पहले दिन उतरोगे पानी में और चेक करोगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, वो मूवमेंट क्या है कि आपको अपने टो से पानी को नीचे की ओर प्रेस करना है। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ ना, कि एक लेग को आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और टो से पानी को नीचे प्रेस करना है, और जो पैर आपका नीचे है उससे हल्का सा पुश करके वापस बॉडी को ऊपर लाने की कोशिश करना है, और देखना है कि बॉडी क्या 1-2 सेकंड तक हो पा रही है, और होती ही है तो फिर हो जाएगी उससे। और ये फ्लोटिंग जब आप चेक कर लोगे, देन इसके बाद का स्टेप होता है किकिंग का। अब किकिंग को हम लोग डायरेक्टली पानी में नहीं ट्राई करेंगे। ठीक, अगर आपकी बॉडी अच्छी फ्लोट हो रही है और ट्रेनर अच्छा है तो फिर आप डायरेक्टली पानी में भी करवा सकता है वो। जैसे मैं क्या करवाता हूँ, मैं जिनकी बॉडी अच्छी फ्लोट होती है उनको तो प्रॉपरली मैं पानी में ही डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे करना है किकिंग। लेकिन जिनकी बॉडी प्रॉपरली फ्लोट नहीं होती है, उनको क्या करना है, उनको जैसे ये ब्लॉक्स बने हैं, ठीक, ये ब्लॉक्स का यूज़ करना, या चेयर या कोई बेंच जैसा हो तो उस बेंच का यूज़ करना है, उस पर लेट जाना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो एग्जैक्ट उस तरह लेट के आप किक को पहले समझो कि किक का मूवमेंट कैसे चलता है, क्योंकि जनरली शुरुआत में अब ट्रेनर बोल देगा कि हाँ किक चलाओ। अब किक चलाने का वो उतना मेथड, उतने टेक्निक बताता ही नहीं है, तो फिर किक को लोग ऐसे झटकना शुरू कर देते हैं कि सर मैं किक कर रहा हूँ लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो पहले समझाना चाहिए कि किक कैसे चलना है। तो आप जब किक को समझ जाओगे, और किक में हमेशा एक चीज़ ध्यान देना कि घुटने से
बहुत ज़्यादा मोड़ना नहीं है। मोड़ना है ये तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मोड़ा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ा जाता, स्लाइटली बेंड किया जाता है। और आप ऐसा समझो कि ये आपकी थाई है, ये घुटना है, ठीक है, ये पूरा लेग है। तो एकदम सीधे नहीं करना है, एकदम ऐसे ऐसे नहीं मोड़ के करना है। ये घुटना है तो घुटने को आगे पीछे नहीं करना है, ठीक। आपको क्या करना है कि लेग को थाई से या हिप से स्टार्ट करना है, ऊपर लाना है, और जब नीचे ले जाना है, नीचे ले जाते वक्त हल्का स्लाइटली बेंड करते हुए किक करना है। मतलब कुछ इस तरह आपको किक करना है। अब इसका रेफरेंस मैं हमेशा एलीट स्विमर्स का देता हूँ, जो ओलंपियन हैं, जो मेडलिस्ट हैं, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ कि जब एलीट स्विमर ही यही टेक्निक फॉलो कर रहा है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो फिर वही रियल टेक्निक है, ठीक। अब बहुत सारे ट्रेनर बोल देते हैं कि नहीं, किक को एकदम सीधे करो, और ये कमेंट मेरे पे भी आता है कि सर मेरे ट्रेनर तो बोलते हैं कि किक को एकदम सीधे करना चाहिए, घुटने से मोड़ना नहीं चाहिए। तो आई थिंक आपके ट्रेनर को पता नहीं कौन सी टेक्निक बता दी गई है। तो आप माइकल फेल्प्स का वीडियो देख लो, आप नेथन एंड्रियन का वीडियो देख लो, आप कैटी लेडेकी का वीडियो देख लो, आप किसी भी एलीट स्विमर का उठा लो, इंडियन में जितने स्विमर्स हैं आप उनका वीडियो भी अगर आप देखोगे अंडर वाटर व्यू के साथ, तो आपको दिखेगा कि नहीं, घुटने से तो मोड़ा जाता है, आपके ट्रेनर को ही नहीं पता है एक्चुअल में। तो आई थिंक ये किक वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा कि किक आपको कैसे करना है। एंड ड्राई लैंड पे सीखने के बाद आपको जैसे होता है ड्राई लैंड टू वाटर ट्रांजिशन, देन वाटर। अब ड्राई लैंड टू वाटर ट्रांजिशन का क्या मतलब है कि आप ऐसा समझो कि ड्राई लैंड वाटर, तो इसका ट्रांजिशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे वाटर और लैंड मिल रहे होंगे। मतलब आपको साइड में बैठना है, साइड में आप कहीं भी बैठ सकते हो, सैलो साइड में बैठो ज़्यादा बेटर है। सैलो साइड में बैठ के आपको पानी में अपने लेग को ऑलमोस्ट घुटने तक या घुटने के पास तक ड्रॉप कर लेना है, नीचे रखना है और किकिंग करना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। इससे क्या होगा, इससे आपके टो पे वो प्रेशर फील होगा, जो प्रेशर आप किकिंग करते वक्त फील करोगे वही प्रेशर आपको यहाँ फील होगा। तो अगर वो प्रेशर फील हो रहा है, आपके थाइज़ में दर्द हो रहा है या थाइज़ में क्रैम्प आने वाला है, और जब आप ये कर रहे हो तो फिर आप सही कर रहे हो, आप प्रेशर लगा रहे हो, आप पावर लगा रहे हो। तो इस चीज़ से आप लोग अपनी किकिंग को, इन दो चीज़ से आप अपनी किकिंग को मजबूत कर सकते हो। इसको आप देखिए, जितने भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, इसको आप अपने अकॉर्डिंग डे वाइज चेंज कर लेना। ऐसा नहीं है कि जितना मैं अभी वीडियो में बता रहा हूँ ये एक ही दिन में आपको कर लेना है, नहीं, आपको इसको डे वाइज अपने हिसाब से पार्ट वाइज कर लेना है। अब ये ट्रांजिशन हो गया, मान लो ट्रांजिशन आपसे होने लगा प्रॉपरली, 1-1 मिनट का आप ट्राई करो कि 1 मिनट नहीं 30 सेकेंड्स तक आप इजीली वो किकिंग कर लो ट्रांजिशन वाला। अब इसके बाद आपको पानी में उतरना है। अगर आपकी फ्लोटिंग बॉडी फ्लोट हो जा रही है तब तो आपको किकिंग करना ही है जो आपने सीखा ऊपर। अगर आपकी बॉडी नीचे ड्रॉप हो रही है तो फिर आपको अपने बॉडी को हल्का सा पुश करना है, जैसे बॉडी हॉरिजॉन्टल होगी तुरंत ही किकिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अगर नहीं होती है, आप नीचे ही किक करते रह जाओगे और आपकी बॉडी ऐसे ड्रॉप रहेगी। तो हल्का सा पुश करके पहले हॉरिजॉन्टल लाना है और फिर किकिंग स्टार्ट करना है। अगर हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है तो पहले दिन आप क्या कर सकते हो कि एक कमर में बांधने वाला एक फ्लोटर ड्रम आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो और उसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टल कर सकते हो और किकिंग कर सकते हो। तो इससे आप अपनी किकिंग को बेटर कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि एक दिन करना, इसको तब तक करना जब तक आप पानी में 30 सेकेंड्स तक या 40 सेकेंड्स तक किकिंग कंटिन्यूस ना कर। एंड इसमें आप बबल्स का भी यूज़ कर सकते हो। बबल्स का यूज़ करोगे तो फिर आपकी बबल्स वाली प्रैक्टिस भी होती रहेगी, किकिंग भी होती रहेगी। और बबल्स करने से ये फ़ायदा होता है कि आपके लंग्स पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता, प्रॉपरली ऑक्सीजन जाती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है बॉडी से, तो आपकी बॉडी थोड़ी सी कंफर्टेबल फील। जिनका क्वेश्चन ये रहता है कि सर बबल्स करने से क्या होता है, तो बबल्स करने से आपकी बॉडी बस रिलैक्स होती है, आप इस तरह समझो। इसीलिए बबल्स किया जाता है, मुंह से इनहेल, नोज से एक्सहेल। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप पे आने से पहले जब आप किकिंग कर रहे होगे और आपको लग रहा होगा कि अभी आप किकिंग अच्छे तरीके से करने लगे हो, तो फिर उस दिन क्या करना है कि आपको किकबोर्ड या फ्लोटर लेना है। मतलब किकबोर्ड या फ्लोटर मतलब इस तरीके का फ्लोटर होगा आपके पूल पे। अगर नहीं होगा तो आप परचेज़ कर सकते हो, 200-300 रुपये का शायद आता है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर लेना। तो इसकी यूज़ से आपको किकिंग कर, वीडियो में देख रहे हो किकिंग करते हुए, वैसे ही आपको किकिंग करना है। और एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था शुरू में कि स्विमिंग की कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो
तो उसमें आपको अपने मसल्स को एकदम लूज़ रखना होगा, मसल्स एकदम रिलैक्स छोड़नी होगी। और रिलैक्स तभी होगी जब आप पानी में कंफर्टेबल होगे। और कंफर्टेबल कैसे होगे? कंफर्टेबल होगे जब आप ज़्यादा देर तक पानी में थोड़ा सा एक्टिविटी करोगे, स्लोली करोगे, चीज़ों को समझते हुए करोगे, तब आप कंफर्टेबल ज़्यादा जल्दी हो पाओगे। तो किकिंग की इस तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। आप मानो आपका पूल 15 मीटर या 20 मीटर का है लेंथ, शैलो टू शैलो साइड, तो जब आप एक लेंथ 2 लेंथ ईजिली करने लगो, तब जाके आपको किक पैड को छोड़ना है एंड नेक्स्ट स्टेप पे आना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हैंड मूवमेंट का। तो जैसे हम लोगों ने लेग मूवमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ड्राई लैंड, वाटर, ड्राई लैंड टू वाटर ट्रांजिशन एंड वाटर, तो इसी तरह हैंड मूवमेंट में भी हम लोग इसको 3 ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेम 3 पार्ट, ड्राई लैंड के बाद ट्रांजिशन के बाद वॉक करना है हैंड मूवमेंट करते हुए, ठीक, पानी में। तो देखिए, जब आप ड्राई लैंड पे टेक्निक को समझते हो तो ड्राई लैंड पे आपको उसको मैक्सिमम बार करना होता है। जब एक बार आप टेक्निक समझ जाओ तो उसको आप मैक्सिमम टाइम्स करो, ठीक है, क्योंकि ड्राई लैंड पे आपको ब्रीथिंग लेने का कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ब्रीथ ईजिली मिलती रहेगी। तो फिर आप हैंड मूवमेंट को या लेग मूवमेंट को उसको जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना क्या होगा। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैं मसल मेमोरी की बहुत बात करता हूँ कि मसल मेमोरी अच्छी क्रिएट करो। तो मसल मेमोरी क्रिएट करने का तरीका यही होता है कि आप एक ही एक्टिविटी को कई बार करो। तो फिर क्या होगा, आपके मसल्स उसी तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है और आपको उस पर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो इसलिए ड्राई लैंड पे हैंड मूवमेंट को करना है। अब हैंड मूवमेंट की एक बेसिक टेक्निक मैं समझा देता हूँ कि किस तरह होता है हैंड मूवमेंट जब हम लोग करते हैं। तो हैंड मूवमेंट के लिए क्या करना है कि आपको पूल के बाहर खड़े होना है, अपने बॉडी को झुका लेना है। झुकाने के बाद दोनों हैंड आपको अपने आगे रखना है। आपका हेड दोनों आर्म के बीच में होगा, आप ऐसे झुकोगे। उसके बाद पानी को ट्राई करना है कि आपको पुश करना है पीछे। पुश कैसे कर सकते हो? पुश करने के लिए आपको अपने हथेली प्लस 4 आर्म का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। आप अपने 4 आर्म को और अपने पाम को अंदर की ओर लो, एल्बो को ट्राई करो कि एक ही जगह पे रुका रहे एंड उसके बाद पानी को ढकेलो पीछे की ओर। अगर आप इस पोजीशन में रह के पानी को ढकेलते हो तो फिर आप मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम इफ़िशिएंसी के साथ पानी को पीछे फेंकोगे, और जितना आप पानी को पीछे फेंकोगे उतना बॉडी आपकी आगे की ओर बढ़ेगी। तो इसको आप एक लेग आगे एक लेग पीछे करके भी कर सकते हो। और इसमें आप ध्यान दो कि शोल्डर भी मूव होगा, आपका हेड एकदम स्टिल रहेगा और शोल्डर आगे और पीछे की ओर मूव होगा, ठीक। शोल्डर रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको घर पे आप करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक ये है कि ठीक आप ऐसी एक वॉल देखना, और मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ इस कैमरे को। हाँ, अब इसमें पहले आप अपने हाथ को ऐसे नॉर्मल रखना। तो आप मार्क कर लेना कि मेरा हैंड यहाँ पे कहीं आ रहा है, ठीक। अब लेकिन आपको और ऊपर रीच करना, तो आप कैसे करोगे? आप बिना पैर को उठाए शोल्डर को आगे की ओर ले जाओगे, ठीक। जैसे यहाँ पे मेरा हैंड आ रहा था, अब मैं ऐसे करूँगा, तो फिर आप देखो कि लगभग इतनी डिस्टेंस में और एक्स्ट्रा कवर कर पाया। तो एक्स्ट्रा कवर करने के लिए मुझे शोल्डर को आगे की ओर ले जाना पड़ा। उसी तरह आप फ्री स्टाइल में भी यही करते हो कि आप अपने शोल्डर को उठाते हो, और उठाने का मतलब है शोल्डर को जब आप रोटेट करोगे तो ये शोल्डर अपने आप पानी के ऊपर उठ जाएगा और आप ईजिली अपने हैंड मूवमेंट को करोगे। और हैंड मूवमेंट इंटर करने के बाद आपको हैंड को आगे की ओर स्ट्रेच करना है। जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रेच किया ना, जब आप स्ट्रेच करोगे तो आप मैक्सिमम दूरी तक एक तो जाओगे, मैक्सिमम दूरी से पानी को कैच करोगे, एंड जब स्ट्रेच करोगे तो शोल्डर भी अपने आप आगे की ओर रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से रोटेशन को आप देख सकते हो। इसका एक मैंने वीडियो बनाया था रोटेशन का, उसमें मैंने सेम चीज़ जो मैंने अभी वॉल पे किया ना, वो मैं ज़मीन पे लेट के मैंने उसको समझाया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसका आई लिंक पे टच करके जा सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ उस लिंक को, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। तो इस हैंड मूवमेंट की आपको प्रैक्टिस करनी है जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो। और इसकी एक और ट्रिक है हैंड मूवमेंट करने की। क्या होता है कि जब आप हैंड मूवमेंट करते हो तो फिर आपको ट्राई करना होता है जब एक हैंड मूवमेंट पूरा रोटेशन कंप्लीट करके ना आ जाए तब तक आपको दूसरा हैंड मूवमेंट नहीं करना होता है। तो उसके लिए जैसे ये पोल है, इस पोल का यूज़ कर सकते हो, ठीक। इस पोल को आप पकड़ लो
और झुक जाओ। झुकने के बाद आप अपने हैंड मूवमेंट को करो। हैंड मूवमेंट करने के बाद जब पोल पे आपका हैंड आ जाएगा देन दूसरा हैंड आपको मूव करना है। तो इससे क्या, और ये भी ध्यान देना है कि आपने जो पोल को पकड़ा है वो आपके हेड के सामने ही रहे, नीचे नहीं पकड़ना है ना ऊपर पकड़ना है, ठीक, एकदम सीधे पकड़ना है। इससे क्या होगा कि जो पानी में जब आप स्विमिंग करोगे तो भी आपका हैंड भी आपके सर के सामने ही एंटर करेगा। तो फिर इससे आप प्रैक्टिस कर लोगे। पानी को खींचना है, शोल्डर को घुमाना है, एल्बो को उठाना है, हैंड को आगे की ओर लाना है, ठीक। ये छोटी सी ट्रिक थी हैंड मूवमेंट की, और हैंड मूवमेंट की मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है। आप वहाँ से इसको फर्दर और अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो इसमें मैं समझा देता हूँ कि कैसे। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर EVF बताइए, मतलब अर्ली वर्टिकल फोर आर्म, तो वो कैसे वर्क करता है। वो ऐसे वर्क करता है कि जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो, आपका हैंड ये इंटर किया, इंटर करने के बाद आप अपने फोर आर्म को मोड़ो। फोर आर्म को मोड़ा, अब ये समझो ये पानी है। फोर आर्म को मोड़ने के बाद आप इसको जब पुश करते हो तब आपकी बॉडी आगे की ओर जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि फोर आर्म को अंदर मोड़ो और पानी को पीछे ढकेल के आगे की ओर जाओ। तो आई थिंक इतना इनफ है हैंड मूवमेंट के लिए। और बिगनर्स के लिए तो सिर्फ इतना ज़रूरी होना चाहिए कि वो रोटेशन को अच्छे से समझ पाएँ और पानी को आगे से पीछे की ओर खींच पाएँ। पानी को जितना पानी खींचोगे उतनी ईजिली बॉडी आगे जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है ब्रीथिंग। क्योंकि स्विमिंग करते वक्त अगर आप ब्रीथ नहीं ले पाओगे, मुंह में पानी जाएगा, तो फिर आप क्या ही स्विमिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले आप इतना समझो कि ब्रीथिंग आप जब ले रहे होगे तो आपको बॉडी को लिफ्ट नहीं करना है, बॉडी को रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है? जैसे अभी हैंड मूवमेंट में मैंने बताया ना कि जब आप स्ट्रेच करोगे बॉडी को तो फिर क्या होगा, शोल्डर अपने आप रोटेट हो जाएगा। और जब आप फुल्ली स्ट्रेच करोगे, अभी मैं दिखाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ वो स्ट्रेच वाला पार्ट। तो देखिए, जब मैंने शोल्डर को स्ट्रेच नहीं किया तो फिर मेरा फेस इधर है, शोल्डर भी नीचे है एंड मेरा आर्म सिर्फ यहाँ तक रीच कर। अब मुझको अगर अपने हैंड को और आगे रीच करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, शोल्डर को उठाऊंगा और मैक्सिमम जितना मैं उठा सकता हूँ उतना आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। और जब मैं उठा रहा हूँ तो फिर क्या होगा, मेरा नेक अपने आप रोटेट हो जाएगा, यहाँ तक रोटेट हो जाएगा, ठीक। और अब जैसे मान लो मेरा नेक तो रोटेट हो गया, मेरा हेड रोटेट हो गया, अब यहाँ पे है वाटर सरफेस। तो अब अगर मैं थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ तो मेरा मुंह वाला पार्ट पानी के ऊपर आ जाएगा और मैं ब्रीथ ले पाऊँगा ईजिली। तो इसीलिए जब हैंड एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद फुल्ली स्ट्रेच करते हैं। जब स्ट्रेच आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपका 60% तक रोटेशन हो जाएगा एंड उसी रोटेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आप क्या कर सकते हो, साइड में ब्रीथ ले पाते हो। तो इसीलिए रोटेशन ज़्यादा अच्छे से समझो आप लोग, रेदर देन कि आप सिर्फ हेड को लिफ्ट करके ब्रीथ लेने का ट्राई करो। तो लिफ्ट नहीं करना होता, बॉडी को रोटेट करना होता है। तो आई थिंक ये रोटेशन वाला पार्ट समझ गए होगे। और इसके जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते वक्त आपको इसी चीज़ को यूटिलाइज करना है। एक लेग आगे एक लेग पीछे कर लेना, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा क्लियर। एक लेग आगे एक लेग पीछे, ठीक, ब्रीथ लिया, ठीक है, साइड में ही ब्रीथ करना है, रोटेट करना है, ब्रीथ लेना है। और हैंड जब आगे आ रहा होगा उसी समय हेड को नीचे करना है, ठीक है। ब्रीथ लेने की पोजीशन ये होती है, जब आपका एक हैंड आगे स्ट्रेच रहेगा, एक हैंड पीछे की ओर जा रहा होगा या एग्जिट कर रहा होगा, तो इसी समय आपको ब्रीथ लेना। यही सबसे प्राइम या ऑप्टिमम या सबसे बेस्ट टाइम होता है ब्रीथ लेने का। तो वीडियो के साथ आप इसको देख के समझ रहे होगे तो और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आई थिंक ब्रीथिंग में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटेशन, ठीक है। लिफ्ट नहीं करना है कि बिगनर्स क्या करते हैं, पूरा बॉडी से लिफ्ट करके लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करने से क्या दिक्कत आती है ये भी मैं बता देता हूँ। लिफ्ट करने से दिक्कत आती है, आपकी बॉडी सिंक हो जाती है, लेग सिंक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो बॉडी होती है ना, वो आपने स्पाइनल कॉर्ड को सुना होगा, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। तो जब आप लिफ्ट करते हो तो लिफ्ट करोगे तो स्पाइनल कॉर्ड पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा और वो इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए क्या करेगा, लोअर बॉडी को नीचे की ओर शिफ्ट कर देगा, ठीक। रीज़न ये होता है। और इसके कारण क्या होता है, लेग ड्रॉप हो जाता है। और हेड की पोजीशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जरा आप वीडियो में देखो, मैंने दिखाया है कि जब हेड आपका प्रॉपर अलाइन रहता है, आपके आर्म के बीच में रहता है, तब क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत ही बेस्ट पोजीशन में होती है स्विमिंग करने के लिए। लेकिन जैसे अपने हेड को ऊपर करते हैं तो क्या होता है, लेग तुरंत ड्रॉप होने लगता है, क्योंकि
स्पाइन पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हेड वाला पार्ट ऊपर जाता है, तो फिर बाकी पार्ट को उसको काउंटर करने के लिए नीचे आना ही पड़ता है। तो ये लेग मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, ब्रीथिंग, आई थिंक ये 3 सबसे ज़रूरी चीज़ थी जो आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे करना है। इसको आप डे वाइज अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना कि किस डे को आपको क्या करना है, और तब तक करना जब तक बॉडी कंफर्टेबल ना हो जाए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आपको पहली बार बॉडी को ग्लाइड कैसे करना है पानी में। सब कुछ शैलो साइड में अभी इसको करना है, क्योंकि आप लोग अभी लर्नर हो तो आप डायरेक्टली डीप वाटर में नहीं जा सकते हो। तो आपको शैलो साइड में खड़े होना है, वॉल पुश करना है। इस टेक्निक को बेसिकली वॉल पुश बोला जाता है। आप वहाँ से पानी के नीचे बॉडी को ले जाते हो एंड वॉल से, जो साइड वॉल है उससे पुश करके आगे की ओर आते हो एंड सिर्फ ग्लाइड करते हो। अब ग्लाइड करने के बाद आपको स्टैंड कैसे करना है। मान लो आप ग्लाइड तो कर रहे हो, अब आपको रुकना है, ठीक है। आप कैसे रुकोगे, तो उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे आपकी बॉडी ग्लाइड हो रही है, ग्लाइड होने के बाद आप मान लो आपको खड़े होना है, तो आप क्या करो, अपने हाथ को नीचे की ओर ले जाओ और अपने दोनों घुटनों को अंदर की ओर लाओ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी टर्न हो जाएगी और आप इजीली स्टैंड कर पाओगे, ठीक है। क्या करना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, दोनों हाथ को नीचे की ओर प्रेस करना है, दोनों घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ टक करना है, खींचना है चेस्ट की तरफ एक साथ, तो इससे बॉडी रोटेट होगी और रोटेट होके आप इजीली फिर खड़े हो पाओगे। तो पहला स्टेप ये करना है कि वॉल पुश, ग्लाइड, स्टैंड, ठीक है। इसको कई बार प्रैक्टिस करना है, वॉल पुश, ग्लाइड एंड स्टैंड। इसके बाद जैसे पहली बार, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, किकिंग सीखा था। तो वॉल पुश, किकिंग एंड स्टैंड, ये करना है, ठीक। सेकंड स्टेप में क्या करना है, वॉल पुश, किकिंग एंड स्टैंड करना है। एंड सेकंड हम लोगों ने स्टेप क्या सीखा था कि हैंड मूवमेंट कैसे करना है। तो अब हम लोग को क्या करना है, वॉल पुश, किकिंग ऐड करना है, किकिंग के बाद हैंड मूवमेंट स्टार्ट करना है। हैंड मूवमेंट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि रोटेशन करते हुए हैंड मूवमेंट करना है, ठीक है। रोटेशन करते हुए हैंड मूवमेंट को करना है। और अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस किया होगा तो मसल मेमोरी अच्छी क्रिएट हुई होगी, और मसल मेमोरी अगर अच्छी बनी होगी तो फिर आपको इसको करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो क्या क्या हुआ, वॉल पुश प्लस किकिंग, वॉल पुश प्लस किकिंग प्लस हैंड मूवमेंट एंड स्टैंड, ठीक, इसको करना है। देन इसके बाद अब आपको इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रीथिंग को ऐड करना है। तो अगर आपका हैंड मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो जा रहा है हेड डाउन करके, तो फिर आप इसमें ब्रीथिंग को ऐड करोगे। साइड में रोटेट करना है, दिमाग में बैठा लेना, रोटेट करना है। अब रोटेट करते वक्त हो सकता है मुंह में पानी जाएगा, ठीक, मुंह में पानी जाएगा या नोज़ में पानी जाएगा। तो नोज़ में पानी का जाने का कारण एक है कि आप नोज़ से इनहेल करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए पानी जा रहा है। मुंह में पानी जा रहा है तो मुंह में पानी जाने का 2 रीज़न हो सकता है कि आप जब रोटेट कर रहे हो तो फिर आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आप रोटेट की जगह अपने हेड को लिफ्ट कर दे रहे हो। और जब हेड को लिफ्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, जब आप हेड को, मान लो ये वाटर सरफेस, जब आप हेड को लिफ्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि आपका मुंह वाला पार्ट नीचे रह जा रहा है, फोर हेड ऊपर आ जा रहा है, तो मुंह में पानी जाने का चांस बढ़ जा रहा है। तो फिर आप इसको कैसे सही कर सकते हो कि जब आप हेड को टर्न कर रहे होगे तो फिर चिन को उठाना है, चिन को उठाना है, फोर हेड को दबाना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। तो इससे क्या होगा कि मुंह वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और फोर हेड वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। तो मुंह वाले पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उससे ब्रीथ लेना है, तो उसमें चांसेस है कि मुंह में पानी नहीं जाएगा। अब इसकी जब आप प्रैक्टिस डेली करते रहोगे तब ये चीज़ें सॉल्व होंगी, एक दिन में नहीं सॉल्व होंगी। एक दिन में हो सकता है कि एक बार सही हो जाए, बाकी 10 बार गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होगा, हो सकता है 3 बार सही हो जाए और फिर से 7-8 बार गलत हो जाएगा। लेकिन आप जब इसकी डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो उसके बाद ये चीज़ मसल मेमोरी वहाँ इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसके बाद ये चीज़ें गलती का चांस कम हो जाएगा। अभी भी जितने भी एलीट स्विमर्स हैं, ठीक है, जब वो फास्ट स्विमिंग करते हैं या जब कंपटीशन में होते हैं तो फिर हेड टर्न जब करते हैं ना, तो भी कभी कभी चांस होता है मुंह में पानी चला जाता है और गला चोक हो जाता है। जब गला चोक हो जाता है तो ना सांस अंदर जाती है ना सांस बाहर आती है, तो वो बहुत ही लगता है कि अब तो बस जीवन का आखिरी पड़ाव है, ठीक है। तो ऐसा फील होने लगता है। तो इस चीज़ से डरना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, मसल्स को रिलैक्स करके करोगे, बॉडी को बहुत ही रिलैक्स मोड में रख के बॉडी को टर्न करोगे, वाटर को फील करते चलोगे, इंजॉय करते चलोगे, तो फिर आप जल्दी सीख पाओगे। और इस तरह आप अपनी स्विमिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो था डे 1 का, जो मैंने कंप्लीट एक वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए बताने की कोशिश किया है। आई होप कि मेरा एफर्ट आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उन लोग के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिन लोग को ये दिक्कतें आ रही हैं कि उनको किकिंग की टेक्निक नहीं पता है तो किकिंग में गलती हो रही है, ब्रीथिंग की टेक्निक नहीं पता है तो ब्रीथिंग में गलत हो रहा है, हैंड मूवमेंट की टेक्निक नहीं पता है, रोटेशन की टेक्निक नहीं पता है। तो फिर मैंने इस वीडियो में जितना आपको बताया है इससे ज़्यादा भी होता है और उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। जैसे रोटेशन की पूरी अलग प्रॉपर वीडियो है, ठीक है, ब्रीथिंग की एक पूरी प्रॉपर वीडियो है। तो आप उन सब वीडियोस से या उन सब प्लेलिस्ट में जाके बहुत ही डीप नॉलेज ले सकते हो और अपनी स्विमिंग को और इम्प्रूव और अच्छा कर सकते हो। और एक चैनल और मैंने बनाया है, वो है कॉम्पिटिटिव स्विमिंग का, जिसमें इससे भी एडवांस लेवल की टेक्निक्स होती हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इंटरेस्टेड हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग नए हैं, जो लोग अभी सीख रहे हैं, वो इस चैनल में बने रहें और इस चैनल की सारी वीडियोस की हेल्प लेके अपनी स्विमिंग सीखते रहें। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो है, तो आप इसका ज़रूर बेनिफिट लो और स्विमिंग सीखो, क्योंकि स्विमिंग एक स्पोर्ट्स से ज़्यादा, एक एन्जॉयमेंट से ज़्यादा एक लाइफ सेविंग स्किल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी स्विमिंग।